दिस इज हिमांशु सिवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर आप सभी को पता होगा गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट मेजर करने के काम आती है और करंट भी वो मिली एम्पियर में मेजर करती है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the magnitude and direction of current in milliampere. It is connected in series. मान लो किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, मैं वहां गैल्वेनोमीटर लगा दूं, ये सिंबल होता है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, सर्कल के अंदर जी लिखा हुआ। तो गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में कुछ इस टाइप से होगा, इसके अंदर एक निडल होती है। अगर करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो निडल भी इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो सुई इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि सुई वो वैल्यू भी मेजर करेगी। यहाँ मीटर लिखा हुआ होगा, मिली एम्पियर में वैल्यू लिखी हुई होगी, तो बहुत स्मॉल करंट को ये गैल्वेनोमीटर हमारा मेजर करता है। बहुत ही ना बराबर करंट भी फ्लो हुआ तो भी सुई एकदम से डिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? इसका प्रिंसिपल क्या है? जो आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि एक लूप ले लूं मैं, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लूं, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो मैग्नेटिक फील्ड उस लूप को घुमा देगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पढ़ा था। ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, वो कैंसिल हो गई, एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है, ये दोनों फोर्स मिलकर इसे घुमा देती है। तो प्रिंसिपल यही है। प्रिंसिपल क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग टॉर्क एक्ट्स अपॉन इट whose magnitude depends on the strength of the current। मैंने उस टॉर्क का आपको फॉर्मूला भी प्रूफ करवाया। कितनी टॉर्क लगती है? उस टॉर्क की वैल्यू है NIAB sin थीटा। NIAB sin थीटा, इतना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। यानी ये टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के। अगर ज्यादा करंट इस लूप के अंदर आया तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, कम करंट आया तो कम। यही तो मुझे चाहिए। ये जो मीटर यहाँ लगा हुआ होगा कि ज्यादा करंट आ रहा है तो सुई का डिफ्लेक्शन ज्यादा जाए, कम करंट आ रहा है तो सुई का डिफ्लेक्शन कम जाए। यही हमारा काम है। तो कौन? ये जो फॉर्मूला है यहाँ से पता चला टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? I। ये प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। प्रिंसिपल आपको एज इट इज याद रखना होगा। When electric current flows in a coil, जब किसी कॉइल में, रेक्टेंगुलर कॉइल हो या कैसी भी कॉइल हो जिसके अंदर करंट फ्लो करता है, तो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, तो इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के। ज्यादा करंट गया तो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और कम करंट गया तो करंट टॉर्क जो है कम प्रोड्यूस होगा। उस टॉर्क का इस्तेमाल करके मैं यहाँ एक वैल्यू बनाऊंगा कि मुझे करंट की जो वैल्यूज है वो मेजर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हेडिंग इसके अंदर कंस्ट्रक्शन, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल मेड ऑफ वाइंडिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन अ सिलिंड्रिकल कोर ऑफ एल्यूमिनियम। मेरे पास एक एल्यूमिनियम की सिलिंड्रिकल कोर है। ठीक, सपोज करो आपके पास एक ऐसा सिलेंडर का पीस है छोटा सा, जैसे मान लो चौक, और इस पे मैं वायर लपेट दूं और लपेटे जाऊं तो एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि इसकी शेप रेक्टेंगुलर आ जाएगी। ये वायर जो है टर्न्स अगर हम कराए जाए इस पर तो इसकी शेप वो कैसी हो जाएगी? रेक्टेंगुलर। ठीक, तो अगर सिलेंडर के ऊपर ऐसे वायर लपेटे जा रहा हूं तो वो एक रेक्टेंगुलर क्या बन गई? कॉइल बन गई, करंट कैरिंग कॉइल। ठीक, रेक्टेंगुलर कॉइल है, मतलब एल्यूमिनियम का सिलेंडर था, उसके ऊपर हमने कॉपर का वायर जो है वो इंसुलेट करा दिया, उसके ऊपर बाउंड करा दिया, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो हमने उसके ऊपर बांध दिया। The coil is suspended between cylindrical pole piece of magnet by the help of non-magnetic phosphorus bronze strip। इस वही जो एक कॉइल बनकर आई है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दूंगा। नॉर्थ साउथ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, और मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा, जो मैग्नेट रखी हुई है वो इस टाइप की मैग्नेट है, थोड़ी सी कर्व्ड मैग्नेट। ठीक है ना, और इसे यहाँ पे ये हवा में थोड़ी रुकी हुई है, इसे लटका रखा है। किस चीज से लटकाया हुआ? फास्फोरस ब्रोंज की एक स्ट्रिप ले ली। इसमें फास्फोरस लगाया तो फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप। ठीक है, फास्फोरस ब्रोंज की स्ट्रिप ली, एंड द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड विद रिजिड सपोर्ट थ्रू स्पाइरल स्प्रिंग ऑफ फास्फोरस ब्रोंज। और यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग भी लगा दी, जिसका लोअर एंड है, उसे स्प्रिंग के थ्रू हमने एक जगह सपोर्ट प्रोवाइड कर दी, एक जगह फिक्स कर दिया। ठीक है, देखो फास्फोरस की, और वो भी कैसी? नॉन मैग्नेटिक। फास्फोरस मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी।
ठीक है, वरना क्या होता है, हो सकता है अटैक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कैसा लिया, फास्फोरस ब्रोंज का लिया, ये एलॉय है ब्रोंज। और ये जो है हमारा कैसा मटेरियल है, कॉपर का वायर इसके ऊपर इंसुलेट कराया गया है, बीच में एल्यूमिनियम की सिलेंड्रिकल कोर है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन कैसा होगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ से कर्व लिया हमने, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस नहीं किया। नाउ इसकी वर्किंग कैसे काम करता है, देखो यहाँ फास्फोरस ब्रोंज के साथ आप डायग्राम देखोगे, थोड़ा सा छोटा बना हुआ डायग्राम है, आप बुक्स के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर निडल भी लगी होती है इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल भाई इसमें तो दिखाई नहीं देगी आपको, क्योंकि इस लूप हम ऐसा मान रहे हैं, ऐसा बना हुआ है। अगर मैं कहूँ कि आप ध्यान से देखो, ये लूप है, यहाँ मैग्नेट रखी है नॉर्थ साउथ, यहाँ लगी होती है सुई ऐसे, तो जब ये घूमेगा और यहाँ लगा दिया मीटर, हाँ ठीक है, ऊपर से हमें जो है, जो एक गैल्वेनोमीटर दिखता है बाहर से, अगर मैं आपको गैल्वेनोमीटर दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, यहाँ रीडिंग लगी हुई होगी पूरी, ठीक है, तो उसके अंदर कोयल ऐसे रखी होगी अंदर की तरफ ही, और यहाँ सुई होगी। जैसे ही कोयल पे टॉर्क लगेगा ये घूमेगी, ऐसे ही सुई घूम जाएगी, इधर टॉर्क लगा तो इधर घूमेगी। तो करंट की डायरेक्शन बदलने पे एक तो टॉर्क की डायरेक्शन बदल जाएगी, जहां टॉर्क ऐसे लग रहा था, फोर्स इधर और इधर लग रहा था, ये यूं घूम रहा था, अब उसका घूमने का डायरेक्शन भी उल्टी हो गई। तो इसी वजह से कैलकुलेटर क्या करता है, करंट इधर से आ रहा हो तो इधर डिफ्लेक्ट होगा, इधर से आ रहा होगा तो इधर डिफ्लेक्ट होगा। और दूसरी चीज, ज्यादा करंट है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो वर्किंग क्या है, मूविंग कॉइल कैलकुलेटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल एक्सेस। वर्किंग एज करंट टू बी मेजर्ड, क्योंकि हमें करंट निकालना है कॉइल के अंदर, तो जो टॉर्क लगा, टॉर्क कैसा टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं इसको, वो टॉर्क जो इसे डिफ्लेक्ट करा रहा है, वो टॉर्क कितना है, NIAB sin थीटा, इतना टॉर्क इस पर अप्लाई हो रहा है, NIAB sin थीटा टॉर्क यहाँ लग रहा है, थीटा 90 डिग्री, ठीक, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0, सॉरी sin 90, sin में है 1, तो कितना आ गया, NIAB। Now due to this deflection strip attached to the coil twisted and produce a restoring torque। अब क्या होगा, यहाँ हमने स्प्रिंग भी लगाई हुई है, ये वायर भी लगाया हुआ है, जैसे घूमेगी तो स्प्रिंग भी तो टर्न होगी, और वो स्प्रिंग क्या चाहेगी, इसे वापस पोजीशन में, जब तक करंट है जब तक तो इस पर फोर्स लगा हुआ, जब तक तो करंट है जब तक तो सुई यहाँ है, जब तक तो ये लूप जो है हमारा घुमा हुआ है। जैसे ही करंट स्टॉप हुआ, वो टॉर्क तो खत्म जो ऐसे घुमा रहा था, अब क्या होगा, अब जो स्प्रिंग का टॉर्क है वो से वापस लाएगा, कैसा टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक, सॉरी डिफ्लेक्टिंग नहीं है, कैसा टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, ठीक, जो स्प्रिंग और ये स्ट्रिप लगा रही है इसे वापस लाने के लिए, वो कौन सा टॉर्क है, रिस्टोरिंग। ठीक, रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फाई। फाई क्या है, वो एंगल जितना एंगल ये लूप घूमा। भाई एक बात बताओ, स्प्रिंग को अगर आप ज्यादा मोड़ दो तो ज्यादा फोर्स लगाएगी वापस आने के लिए, स्प्रिंग को थोड़ा सा मोड़ो तो वो कम फोर्स से वापस आएगी। तो जितना ज्यादा एंगल बेंड होगा, जो टॉर्क स्प्रिंग लगाएगी वापस उसी पोजीशन में आने के लिए, वो उतनी ही ज्यादा होगा। ठीक, तो टॉर्क डायरेक्शन किसके है, फाई के, टॉर्क डायरेक्शन किसके है, फाई के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया C। C क्या है, टोरोइजनल कांस्टेंट है। C क्या है, टोरोइजनल, TOROSIONE, टोरोइजनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, कि फास्फोरस की स्ट्रिप ली है, स्प्रिंग फास्फोरस की ली है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अलग अलग होंगे, तो उस मटेरियल पे डिपेंड करता है C, टोरोइजनल कांस्टेंट, कि किस मटेरियल का मैं सब्सटेंस ले रहा हूं। ठीक है, तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये कितना आया, C5, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, NIAB। हमें अपना कैलकुलेटर ऐसा बनाना है कि सुई वापस 0 पर आ जाए, करंट आया इधर, यानी क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर हो, स्प्रिंग CI, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। भाई जितना टॉर्क डिफ्लेक्टिंग था, जितने टॉर्क से इधर आया उतना ही टॉर्क तो इसे वापस यहाँ लाने के लिए चाहिए। तो कितना है रिस्टोरिंग टॉर्क, C5, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना, NIAB। ठीक है, तो यहाँ से मैं I का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। हाँ,
या फिर मैं सी का फॉर्मूला या फाई का फॉर्मूला जिसका चाहे उसका निकाल लो। वही फाई का फॉर्मूला क्या होगा, NIAB बाय सी, यानी इतना एंगल का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अगर मुझे लूप का कि भी सिलेंडर कॉइल के ऊपर कितनी बार नंबर ऑफ टर्न्स चढ़ाए गए वो n पता हो, जो करंट मेजर कर रहे हैं वो करंट, या एरिया बी, सारी चीज बताओ, कितना इसका एरिया हो गया, कितना मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट प्रोड्यूस कर रही है, तो निकाल सकता हूं कितना एंगल डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, अब क्या करो भाई, 1 मिली एम्पियर करंट दिया, एंगल नाप लिया, वहां रीडिंग लिख दी कि ये 1 मिली एम्पियर है। 2 मिली एम्पियर लिया, एंगल नाप लिया, वो एंगल लिख दिया, तो ये बन जाएगा। फिर जब भी आप मूव करोगे तो देख लो 1 एम्पियर पर आकर रुक रहा, 2 पे 4 पे जितना भी है, तो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, रेडी। ठीक है, अब इसका एक टॉपिक है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होती क्या, देखिए इसका समझिए। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव जब कहलाता जितना कम करंट पे वो ज्यादा डिफ्लेक्शन दे। अगर मेरा गैल्वेनोमीटर ऐसा है डिजाइन कि 0 मिली एम्पियर के करंट पे भी वो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो मैं कहूंगा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। और हमें सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की जरूरत होती है। एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि हाँ, हमें छोटे से छोटा करंट भी पता चल जाए, सर्किट के अंदर करंट आया, तो उसको पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी आप समझ गए, ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट प्रोड्यूस अ लार्ज डिफ्लेक्शन व्हेन स्मॉल करंट पास थ्रू इट। किसी लूप के अंदर से अगर स्मॉल करंट डालने पर लार्ज डिफ्लेक्शन हो तो मैं कहूंगा वो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। दो टाइप की सेंसिटिविटी हो सकती है, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या है, IS से मैं इसे डिनोट करता हूं करंट सेंसिटिविटी को। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ये डिफ्लेक्शन जो फाई प्रोड्यूस हुआ यूनिट करंट पर कितना हुआ। अब बताओ फाई, और अगर मैं इस आई को ले आऊं डिवाइड में, तो फाई बाय आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई बाय आई की वैल्यू NAB बाय सी। फाई बाय आई की वैल्यू क्या आ गई, NAB बाय सी। तो इतनी करंट सेंसिटिविटी प्रोड्यूस हो रही है, इतनी क्या है करंट सेंसिटिविटी, NAB बाय सी। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूं, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, B इक्वल्स टू IR। आई की वैल्यू क्या आ गई, फाई बाय आई की वैल्यू NAB बाय सी, और एक R आ गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये बन गया IS इक्वल्स टू VS, वोल्टेज सेंसिटिविटी और ये करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकता हूं, तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज होगी, भैया ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है NAB बाय सी। तो अगर मैं n बढ़ा दूं, मैं क्या करूं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, तो क्या होगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मैं एरिया बढ़ा दूं, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूं तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। या मैं सी की वैल्यू को कम कर दूं, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है सेंसिटिविटी के, तो सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि मैं इन वैल्यूज को n और a को एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर का साइज बढ़ता चला जाएगा, और साइज की भी एक लिमिट है कि गैल्वेनोमीटर छोटा बनना चाहिए। सेम ए है एरिया, इसका एरिया अगर मैं बढ़ा दूं तो भी दिक्कत नहीं आ रही है कि गैल्वेनोमीटर का साइज बढ़ रहा है। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, बी और सी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया जा सकता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करके, उसमें साइज नहीं इंक्रीज होगा। तकड़ी से तकड़ी मैग्नेट लगा दी जाए, वो सब्सटेंस इसका मैग्नेटिक मटेरियल बहुत तगड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो IS है वो बढ़ जाएगा, और C कम से कम टोरोइजनल कांस्टेंट, मतलब ये सब्सटेंस हम ऐसा कुछ यूज करें जैसे फास्फोरस हमने यूज किया जिसका टोरोइजनल कांस्टेंट कम से कम हो, ताकि IS जो है वो क्या है, ज्यादा करंट सेंसिटिविटी ज्यादा हो, यानी कम करंट पर भी डिफ्लेक्शन अच्छा मिले, वही तो सेंसिटिविटी है। ठीक है, अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दरअसल गैल्वेनोमीटर के 2-3 टाइप हैं, सस्पेंडेड कॉइल भी है और भी 1-2 टाइप है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कुछ फायदे हैं, वो फायदे यहाँ लिखे हुए हैं। कैसे कि डिफ्लेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है करंट के, डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल है करंट के, ये भी एक फायदा है इसका। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है हाईली सेंसिटिव बनाया जा सकता है इन चीजों की मदद से, NA, B और C को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके मैं इसकी सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकता हूँ।
As the coil is placed in strong magnetic field of powerful magnet, its deflection is not affected by external field. अगर मैं इसे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखूंगा तो सर कई बार क्या होता, देखिए अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता, आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, अर्थ भी पूरे एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके रखता, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी डिफ्लेक्शन आ सकता है इसके अंदर। और अगर ऐसा हुआ तो जो करंट में मेजर करना चाह रहा हूं उसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमने यूज की और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज किए तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर ये बहुत लार्ज अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा तो जो अर्थ का स्मॉल सा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू पर कुछ फर्क नहीं पड़ने का, उसकी वैल्यू ऐड होने से, तो करंट हमारा तब भी क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। नेक्स्ट है, एज द कॉइल बाउंडेड ओवर अ मेटालिक फ्रेम द एडी करंट प्रोड्यूस इन द फ्रेम ब्रिंग्स टू कम टू रेस्ट क्विकली। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है और रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर करंट के क्लोज लूप बन जाते हैं कई बार, और एक टॉपिक है एडी करंट, चैप्टर नंबर 6 में आपका ये टॉपिक आएगा। तो एडी करंट प्रोड्यूस होगा और इसको बहुत आसानी से रोक देगा, मतलब जो रिफ्लेक्शन हुआ वापस उसे रेस्ट में आने के लिए एडी करंट बहुत यूजफुल होता है। एडी करंट क्या है, रोटेटिंग करंट। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चैप्टर 6 में मिलने वाली है, वैसे वहां भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। देखिए नेक्स्ट, इसके कुछ डिसएडवांटेज है। क्या है डिसएडवांटेज, ऑल टाइप ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेटर आर इजीली डैमेज बाय ओवरलोड। अगर एक जरूरत से ज्यादा करंट हमने इसको दे दिया तो ये जल्दी से खराब हो जाता है, डैमेज बहुत इजीली हो जाता है। ए करंट ग्रेटर देन दैट व्हिच द इंस्ट्रूमेंट इंस्टेड टू मेजर विल बर्न आउट इट्स स्प्रिंग और सस्पेंशन। कि जिसकी स्प्रिंग और ये सस्पेंडेड वायर जो हमने यूज किया है, अगर मैं एक लिमिट से ज्यादा करंट डालूंगा तो ये जल जाएगी, ये फूक जाएगी, ठीक है, तो गैल्वेटर हमारा खराब हो जाएगा। ये इसकी एक कमी है, मतलब गैल्वेटर जिस रेंज का है, अगर 0 से 15 मिली एम्पियर तक का है हमारा गैल्वेटर, तो उसी के बीच का करंट ये नाप सकता है, उससे ज्यादा करंट पर ये खराब हो जाता है। ये इसकी बस एक कमी है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके नोट्स में दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया जाएगा। थैंक यू।